Good morning, students. Again, welcome to Sri Late Ram Kumar College of Special Education. तो अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड रेफरल्स। समस्या को पहचानना, जांच करना और उसको रेफ़र करना। समस्या को पहचानना या जांच करना, उसके बाद उसकी समस्या को ध्यान रखते हुए उसी उचित हस्तक्षेप के लिए समस्या संबंधी विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। किस प्रकार की समस्या है, उसका विशेषज्ञ कौन है, उसके पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसे रेफ़र करना कहते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति को वाणी समस्या है तो उसके वाणी में भाषा का आकलन करके उसे वाणी चिकित्सक यानी स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है। रेफ़र के लिए तैयार करना। एक बच्चे का रेफरल तैयार करने के लिए सबसे पहले बच्चे का नाम, पता, फ़ोन नंबर, जन्मतिथि, माता पिता या अभिभावक का नाम, बच्चे की समस्या, स्थिति कि क्या कारण है, विशेषज्ञ के पास भेजने एवं जांचकर्ता सारी जानकारी बच्चे के बारे में प्राप्त करके उसके परिवार वालों से संपर्क करके उसको सही समय एवं सही स्थान जहां उससे संबंधित विशेषज्ञ उपलब्ध हों उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इनमें निम्न चरणों का ध्यान रखा जाता है। बच्चों की समस्या संबंध में परिवार के सदस्यों से वार्तालाप करना, बच्चों के माता पिता को उसकी समस्या के बारे में बताना एवं उसकी समस्या का समाधान कैसे और कहाँ किया जा सकता है इसके बारे में बताना। बच्चों से संबंधित कागजी जानकारी को इकट्ठा करें जो उसके आकलन एवं मूल्यांकन में मदद करे। मूल्यांकन के लिए जांच की सूची जैसे FACP, MDPS, CPRA आदि। विशेषज्ञों की सूची, जब किसी बच्चे की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसके बाद विभिन्न विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है, जैसे विशेष शिक्षक। वाणी चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, व बाल रोग विशेषज्ञ। विशेषज्ञ या चिकित्सक। विशेष शिक्षक यानी जो विशेष टेक्निक से, विशेष पद्धति से, विशेष मेथड से विशेष बच्चों को शिक्षा देता है। वाणी चिकित्सक वाणी का विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक IQ लेवल, उसकी मन की स्थिति क्या है इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भौतिक चिकित्सक उसके फिजिकल क्या है। व्यावसायिक चिकित्सक अगर वो किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है
तो उसके लिए कौन सा व्यवसाय सेटेबल होगा। बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चे में अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो उसके इलाज हेतु कौन सी सुविधाएं बच्चे को मिल सकती हैं, जिसमें है एक सहायक सामग्री, श्रवण जांच, परिवार के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण एवं परामर्श एवं गृह भ्रमण, स्वास्थ्य सहायता, चिकित्सा सहायता, परिचारिका सहायता, पोषण सहायता, व्यावसायिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, समाज सेवी सहायता, वाणी एवं भाषा विशेषज्ञ, दृष्टि से संबंधित सहायता और यातायात। तो ये सब सुविधाएं बच्चे को मिल सकती हैं। अर्ली इंटरवेंशन रेफरल गाइड, ये जहाँ सूची जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके द्वारा बच्चों की समस्या को पहचान करके उसी हस्तक्षेप के लिए विशेषज्ञ के पास भेजा या रेफ़र किया जाता है। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी, ग्लोबल एंड नेशनल पर्सपेक्टिव्स। मानव संसाधन का विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, केंद्रीय स्तरीय, आंचलिक, जिला स्तरीय, स्थानीय तथा निजी क्षेत्र इत्यादि से ये प्रत्येक क्षेत्र अपने स्तर पर विशेष शिक्षा के कुशल संचालन हेतु परामर्श व निर्देशन प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को, विश्व बैंक एवं अनेक संगठन समय समय पर विशेष शिक्षा हेतु आर्थिक तकनीक सहायता प्रदान करने के साथ साथ उचित सुझाव और निर्देश प्रदान करते हैं ताकि विशेष बच्चों का अधिकतम कल्याण हो। संघीय या केंद्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से प्रशासनिक ढांचा पाया गया है, पर सबका उत्तरदायित्व एक समान है। शीर्ष से लेकर निजी क्षेत्र तक विशेष शिक्षा की प्रशासनिक पद्धति इस प्रकार कार्य करती है। इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट और लोकल। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर या केंद्रीय सेंट्रल पे, फिर तत्पश्चात राजकीय या संघीय स्तर पे यानी स्टेट पे, आंचलिक यानी रीजनल, जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्थानीय एवं निजी क्षेत्र लोकल। तो अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से कार्य करती है? विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जिस देश के को सहयोग प्रदान करती हैं वहाँ या तो उनका एक कार्यालय होता है या अपना कोई प्रतिनिधि कार्यरत होता है जो कि योजनाओं के संचालन हेतु प्रशासनिक देखरेख करता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था उनके देश से ही प्रशासनिक नियंत्रण करती हैं। राष्ट्रीय स्तर या केंद्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के अंतर्गत अनेक परिषद, निगम, विश्वविद्यालय, न्यास इत्यादि विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं।
इनकी सेवाएं पूरे देश में प्रदेश सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। इन सेवाओं में शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार, कल्याणकारी छूट एवं सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार इत्यादि सम्मिलित है। ये संस्थाएं अनुदान प्रदान करने के साथ साथ योजनाओं को बेहतर संचालन, मूल्यांकन इत्यादि के लिए जिम्मेदार हैं। ये प्रदेश सरकार की संस्तुति के आधार पर सहयोग प्रदान करती हैं तथा समय समय पर मूल्यांकन व निरीक्षण हेतु इनका प्रशासनिक सहयोग लेती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विशेष शिक्षा का प्रबंध स्वरूप कुछ इस प्रकार है। सरकारी एवं गैर सरकारी। भारत सरकार ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी विशेष शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए सहभागिता निभा रहे हैं। अतः हम मंत्रालय को भी केंद्र से लेकर प्रदेश व जिले स्तर की सभी प्रशासनिक व्यवस्था विशेष शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत हैं। इस प्रकार समान शिक्षा के क्षेत्र में विशेष शिक्षा की भूमिका एवं प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। राज्य स्तरीय। राज्य प्रशासन की मॉनिटरिंग के साथ साथ नए क्षेत्रों में शोध कराने की व्यवस्था कराना, पब्लिक को सूचनाएं उपलब्ध कराना, नीतियों या नियमों का निर्धारण करना, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधारों को बढ़ावा देना आदि प्रमुख कार्य हैं। भारत ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, NCERT, NCTE, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI आदि केंद्रीय संस्थाएं विशेष शिक्षा प्रशासन में अपना योगदान प्रदान कर रही हैं। राज्य स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत राज्य स्तरीय संगठन विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं विकलांग कल्याण विभाग शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विशेष शिक्षा में राज्य स्तरीय प्रबंधन का स्वरूप प्रस्तुत सारणी में स्पष्ट किया जा सकता है। राज्य स्तरीय प्रशासन विशेष शिक्षा में अपनी अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। अतः राज्य अपने विशेषताओं के अनुरूप ही विशेष शिक्षा कार्यक्रम का निर्धारण करती है। संक्षेप में राज्य स्तरीय प्रशासन निम्नलिखित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, जिसमें राज्य स्तर प्रशासन का निर्माण करना, राज्य स्तरीय योजनाओं का निर्माण करना, वित्त एवं वित्तीय स्रोतों का प्रबंधन करना, कर्मचारियों के चयन पत्र एवं मानक का विकास करना, निर्देशों में सुधार हेतु योजनाओं का निर्माण करना। तत्पश्चात नियमों के पालन हेतु मॉनिटरिंग करना तथा बाध्य करना, संस्थाओं को विशेष विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विभिन्न कार्यक्रमों पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करना। अब आते हैं आंचलिक स्तर पर यानी रीजनल लेवल पे। आंचलिक व जिला स्तर पर भी विशेष शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जैसे जिला विकलांग कल्याण विभाग, जिला पुनर्वास केंद्र, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि। इस स्तर पर प्रशासन की तरफ से निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, अनेक माध्यमों से विशेष बच्चों को सुविधाएं प्रदान करना, समन्वय कार्यक्रमों का संचालन करना, ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्यक्रम का संचालन करना, सैद्धांतिक व व्यवहारिक संगठनों का निर्माण करना, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना, उपयोगी पाठ्यक्रमों का विकास करना, सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक स्रोतों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करना, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, व्यावसायिकों हेतु मानकों का निर्धारण करना, स्थानीय स्तर पर नीतियों का विकास करना। ये आंचलिक स्तर के कार्य हैं। इसके बाद स्थानीय निजी क्षेत्र यानी लोकल। विशेष शिक्षा प्रशासन में ग्राम पंचायतें, विकासखंड समिति, जिला परिषद, ग्रामीण शिक्षा समिति, शहरी शिक्षा समिति अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। उपरोक्त शासकीय स्तर से प्रशासन के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के भी विशेषज्ञ व्यक्ति विशेष शिक्षा कार्यक्रम में अपने महत्वपूर्ण परामर्श व सुझावों के माध्यम से विशेष शिक्षा प्रशासन को सहयोग प्रदान करते हैं। इनकी मुख्य भूमिका निम्नलिखित है। अपने विद्यालय के अध्यापक व प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करना, अपने विद्यालय में छात्रों के प्रवेश को नियमित करना, अपने विद्यालय को वित्त उपलब्ध करना, वित्त मतलब फाइनेंशियल, ये निश्चित करना कि सरकारी नियमों का पालन हो, विशेष बच्चों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता लाना
और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स। पॉलिसीज डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब से पहले भी विकलांगों के विषय में नियम कानून एवं नीतियां बनती रहीं तथा विकलांगों के कल्याण कुछ न कुछ कार्य होता रहा, परंतु अधिक से अधिक कार्य पिछले ही दशक में हुआ है, जिसके लिए हम इस सदी को विकलांगता के क्षेत्र का यादगार दशक कह सकते हैं। यही वो दशक है जब भारत में विकलांगता के क्षेत्र में 4 महत्वपूर्ण अधिनियम बने। विकलांग पुनर्वास एवं शिक्षा के क्षेत्र में बनाए गए 4 महत्वपूर्ण अधिनियम एवं नीतियाँ इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय पुनर्वास परिषद, विकलांगजन अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। नेशनल काउंसिल एक्ट। मानव संसाधन विकास कराने के लिए 4 मुख्य नीतियाँ बनाई गईं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख रही। इसमें भारत में शिक्षक की महत्ता को देखते हुए विकलांगों की शिक्षा के प्रति अधिक सक्रिय होने के लिए समय समय पर समितियाँ बनाई गईं तथा सुझाव रखे गए। 1966 में शिक्षा आयोग ने इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विवरण दिया, जिसमें समेकित शिक्षा के महत्व को विधिवत पहचाना गया है। आयोग के अनुसार विकलांगों की शिक्षा को व्यवस्थित करना मानवीय आधारों पर ही आवश्यक नहीं होता, वरन उपयोगिता के आधार पर भी इसलिए आवश्यक होता है कि विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य व्यवस्था का अभिन्न अंग है। और इसी संदर्भ में पुनर्वास परिषद कहता है, भारतीय पुनर्वास परिषद कहता है, विकलांगों के लिए 1981 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तभी से भारत सरकार विकलांगों के पुनर्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी के कारण देश में पुनर्वास सेवाओं का अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ। इस क्षेत्र में कुछ संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन तो कर रही थीं, पर न तो इनके पास पाठ्यक्रमों में कोई समानता थी, न ही परस्पर संयोजन। विकलांगता के क्षेत्र में चल रहे वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम संबद्ध एकाकी तथा इन पाठ्यक्रमों का एक मापक पूर्व स्नातक स्तर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को शिक्षण पाठ्यक्रमों में समरूपता का अभाव था। इन कमियों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने 6 मई 1986 को भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन का निर्णय लिया, जिसके निम्नलिखित दायित्व दिए गए, जो आपके सामने हैं। प्रशिक्षण एवं नीति कार्यक्रम बनाना, डिसेबिलिटी के एरिया में कार्य करने वाले व्यवसायिक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानवीकरण का कार्य करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं को मान्यता देना, पुनर्वास व्यवसायिकों का केंद्र पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत कर उसका रखरखाव करना, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसके बाद आता है PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको हिंदी में विकलांगजन अधिनियम कहते हैं। ये अधिनियम लोकसभा द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 1995 में पारित किया गया एवं 7 फरवरी 1996 को लिपिबद्ध कर दिया गया। ये निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने और देश के उत्पादक नागरिक बनाने के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में इनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित कराने की दिशा में एक ठोस उपलब्धि एवं कदम है।
ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार एवं सुविधाओं के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें पुनर्वास को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, अवरोध रहित बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, अविभेदीकरण, सामाजिक सुरक्षा, निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास, निःशक्त जनों को बेरोजगारी भत्ता, निःशक्त व्यक्तियों के लिए विरोध बीमा योजना, अत्यधिक विकलांग व्यक्तियों के लिए गृहों की स्थापना करना आदि सम्मिलित है। अतः ये अधिनियम निःशक्तता की रोकथाम एवं पुनर्वास के क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं का व्याकरण करता है। इसे विकलांगजन समान अधिकार, अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से 7 प्रकार की निःशक्तताओं का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं। RPWD एक्ट में 7 प्रकार की विकलांगताओं का वर्णन किया जो इस प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 है विजुअल इम्पेयर्ड, अल्पदृष्टि यानी लो विज़न, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, लिप्रेसी क्योर पर्सन, मेंटल रिटार्डेशन जिसका नया नाम है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, और 7वां और आखिरी है मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, गामा सक्षम, कुष्ठ रोग निवारित व्यक्ति, मंदबुद्धि या विकासात्मक बौद्धिक अक्षमता और मानसिक बीमारी। संपूर्ण अधिनियम में विकलांगों की तमाम समस्याओं को देखते हुए इसे 14 महत्वपूर्ण अध्यायों में बांटा गया, जिसमें अध्याय 1 में केंद्रीय समन्वय समिति एवं कार्यकारी समिति, अध्याय 2 में राज्य समन्वय समिति, 3 में निःशक्त व्यक्ति, 4 में निःशक्त जनों के लिए संस्थाओं को मान्यता, 5 में निःशक्त की रोकथाम एवं शीघ्र पहचान, 6 में शिक्षण, 7 में रोजगार, 8वें अध्याय में सकारात्मक कार्रवाई व स्वीकार कार्य, अध्याय 9 में अविभेदीकरण, भेदभाव न किया जाए, 10 में अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास, 11 में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, 12 में गंभीर निःशक्तता के व्यक्तियों के लिए संस्था, 13 में सामाजिक सुरक्षा, 14 में शिकायत निवारण का अधिकार। इसके बाद चर्चा करते हैं हम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित ये अधिनियम ऑटिज्म यानी प्रमस्की पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिनको एक साथ 2 अक्षमताएं हों वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय निकाय के गठन की व्यवस्था करता है। इसे राष्ट्रीय एक न्यास अधिनियम 1999 कहा जाता है। ये राष्ट्रीय निकाय एक ट्रस्ट है। इसमें बहुनिःशक्तता वाले बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय न्याय बनाने के लिए नियमों का वर्णन किया गया है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोग्राम, मानव संसाधन विकास हेतु भारतीय पुनर्वास मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय की सहायता से दुरुस्त माध्यम से कई उपयोगी पाठ्यक्रम का संचालन कर रही है। हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी खुली हुई है जो विकलांगों की शिक्षा हेतु आगे का अध्यापन कार्य कराती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को न सिर्फ अन्य देशों के व्यवसायिक द्वारा बहुत अधिक सराहना की गई, बल्कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, जिसके मुख्य प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, जिसमें पहला है बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम।
बीएड स्पेशल एजुकेशन। इस कार्यक्रम की अवधि 14 माह है। इसका उद्देश्य ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है जो संयोजित परिस्थिति तथा विशेष शिक्षा के स्कूलों में कार्य कर सकें। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत मानसिक निषक्तता, दृष्टि निषक्तता, श्रवण निषक्तता एवं ज्ञानात्मक तथा प्रमस्तिष्कीय निषक्तता पर आधारित विषय को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम योग्यता BA होनी चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। इसके अलावा स्नातक उपाधि तथा विकलांगता क्षेत्र के 2 वर्ष का शिक्षण कार्य अनुभव, स्वयं अथवा निकट संबंधी में विकलांगता या परिषद द्वारा संचालित किसी प्रमाण पत्र कार्यक्रम, ब्रिज कोर्स, फाउंडेशन कोर्स का होना आवश्यक है। विशेष शिक्षा में परास्नातक व्यावसायिक डिप्लोमा। इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता BEd है तथा कार्यक्रम की अवधि 9 माह है। ये डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत सामान्य BEd शिक्षा प्राप्त व्यक्ति BEd विशेष शिक्षा के समानांतर हो जाएंगे एवं विशेष बच्चों के साथ कार्य करने के लिए योग्य माने जाएंगे। विकलांगों के साथ साथ अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के प्रबंधन में भी इस कार्यक्रम की बहुत उपयोगिता है। इसे कहते हैं PGPD। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा। फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स ये दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद एवं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जाता है, जिसकी न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है। कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 3 माह है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति के लिए 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना अनिवार्य है। सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय तथा विशेष विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों हेतु ये कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी है। बेंगलोर विश्वविद्यालय से संबद्ध CBR नेटवर्क साउथ एशिया कार्यक्रम को पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु मान्यता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, जिसमें है समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम परास्नातक डिप्लोमा। इसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा कार्यक्रम की अवधि 1 वर्ष है। पुनर्वास सेवाओं की समुदाय में उत्तम क्रियान्वयन हेतु ये एक अत्यंत ही उपयोगी कार्यक्रम है। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम डिप्लोमा। इस कार्यक्रम की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 है तथा कार्यक्रम की अवधि 1 वर्ष है। पुनर्वास सेवाओं के समुदाय में उत्तम क्रियान्वयन हेतु ये अत्यंत ही उपयोगी कार्यक्रम है। इन कार्यक्रम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु फीस में छूट का प्रावधान है। अगला है समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम में प्रमाण पत्र कार्यक्रम। इस पाठ्यक्रम की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट तथा कार्य की अवधि 1 माह है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु कार्यक्रम की फीस में छूट का प्रावधान भी है। पुनर्वास के क्षेत्र में ये संचित कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी है। इसके अलावा कुछ और भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मानव संसाधन विकास के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम। विकलांगता के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मानकीकृत एवं अनुमोदित अधोलिखित पुनर्वास कार्यक्रम देश की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। निःशक्तता के क्षेत्र में आवश्यकताओं के आधार पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने एवं नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सम्मिलित करने का कार्य चल रहा है। परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे कुछ मुख्य कार्यक्रमों को सम्मिलित करने का कार्य चल रहा है। परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है। इसमें नंबर 1 श्रवण भाषा एवं वाणी में BSc डिग्री कोर्स BASLP। श्रवण भाषा वाणी में भाषा एवं वाणी डिप्लोमा कोर्स 1 वर्ष। अध्यापकों हेतु स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री का BEd कार्यक्रम। श्रवण विकलांगता से डिग्री 1 वर्ष। विशेष शिक्षा श्रवण विकलांगता में डिप्लोमा 2 वर्ष, जो कि जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है।
प्रतिष्ठित एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा यानी 2.5 वर्ष का। तो ये थे कुछ कार्यक्रम जो विकलांग संबंधी क्षेत्र में चल रहे हैं और जिसका पूरा विवरण मैंने आपको दिया। आशा करता हूँ कि आज का ये अध्यापन सत्र आपको पसंद आया होगा। कल हम फिर चर्चा करेंगे मीनिंग, नीड एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।